हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर यानी कि फेडरलिज्म चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पे हमारी चल रही है डिटेल्ड रिवीजन सीरीज DRS, जिसमें आज 7वीं वीडियो है। इसमें हम क्लास 10th की मैथ, साइंस और SST को 15-15 मिनट की वीडियोस में रिवाइज कर रहे हैं। 15 मिनट की, अरे मतलब थोड़ी साइंस यार मैथ्स की थोड़ी सी लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा है, तो डिटेल में उस सबसे भटकना नहीं चाह रहा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन SST की 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, और उसमें मैं पूरा डिटेल में रिवीजन करवाता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म, और इसको हम डिटेल में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है अपने दोस्तों से लड़ाई करना। ऐसा नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या होता है वो वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे गांधी जी हैं प्यारे से, और ये क्या होता है ये आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। शुरू करें वीडियो को, ओके। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चैप्टर पे होनी चाहिए, किस चैप्टर के रिवीजन पे होनी चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होनी चाहिए, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स की वीडियो बताएंगे कि भाई मैथ्स में हमें ये वाला चैप्टर चाहिए रिवीजन के लिए, साइंस में ये वाला चाहिए, और SST में ये वाला चाहिए, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली वीडियो उसी पर लेके आऊंगा, ठीक है। तो भाई हम देखते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, उसमें फेडरलिज्म का मतलब क्या है? व्हेन पावर्स इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जब पावर्स, कौन सी पावर? ये वाली पावर नहीं, जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो जब डिफरेंट लेवल में डिवाइड होने लगती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे देश पे रूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट आपको पता ही होगा कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे रूल करती है, और लोकल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली लोकल एरिया को रूल करती है। अब इन सबकी पावर्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। इनमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं। देखो ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, और ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे पावर डिवाइडेड हुई, इसको हमने कहा फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का उल्टा क्या होता है? अब भाई कई कंट्री ऐसी होंगी जिसमें फेडरलिज्म नहीं होती, तो उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ये मैंने आपको फेडरलिज्म का मतलब बता दिया। चैप्टर होता है खत्म। मजाक कर रहा हूँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी वीडियो बंद करके चले जाना। तो भाई अभी हमें पढ़ने हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स, या वो वाले फीचर्स नहीं है जो आपके फोन के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ईच लेवल शुड हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब कि एरिया ऑफ कंट्रोल, अभी बताऊंगा। इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन, हिंदी में मतलब समझते हैं कि हर गवर्नमेंट के पास, हर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है करेंसी संभालना, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है अपना लोकल टैक्सेशन को देखना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो सबके अलग अलग काम होते हैं। लोकल गवर्नमेंट का काम कुछ और होता होगा, जैसे नाली वाली सही करवाना। तो सबके अलग अलग काम होते हैं, और इन्हीं काम को, फॉर एग्जांपल करेंसी जुरिस्डिक्शन है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल। अब देखो हो सकता है फ्यूचर में लड़ाई हो जाए इन दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट कहने लगे कि नहीं भाई करेंसी संभालना हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तो क्या होगा? तो ये लड़ाई ना हो, इसलिए किसका क्या क्या काम है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये है हमारा तीसरा फीचर, दीज जुरिस्डिक्शंस आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसका क्या क्या काम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि करेंसी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और ये सब लोकल टैक्सेशन इन सब का काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अब देखते हैं अपना चौथा, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कांट बी चेंज्ड बाय एनी गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। उन रूल्स को कोई भी एक गवर्नमेंट चाहे तो चेंज नहीं कर सकती। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं रूल्स को चेंज कर दूं, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें चेंज नहीं करने, तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन रूल्स को, सॉरी, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज नहीं कर सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाँ कह दिया, लोकल गवर्नमेंट ने भी हाँ कह दिया, सबने हाँ कह दिया, तब जाके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स चेंज होंगे। कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट, कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल भाई मैंने आपको बताया था, दो में लड़ाई हो गई, मान लो स्टेट गवर्नमेंट कहने लगी करेंसी संभालना मेरा काम है, तो जो हमारे कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, देखेंगे कि किसका कौन सा काम है, और इन्हें बताएंगे कि हाँ भाई करेंसी संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। समझ गए इतनी बात? चलो ये सेकंड लास्ट देखते हैं, सातवां मैं भी बताऊंगा इसके बाद। सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, इसे अपना काम करना है, ठीक, काम करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे रोड वोड बनवानी है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास? ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, ठीक है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे पैसा मिलते रहे, वो कभी गरीब ना हो, ठीक है। तो ये में हमने 6 फीचर देख लिया, हम चलते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ। तो अब हमें देखना है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आखिरी फीचर, सातवां फीचर जो है, इट हैव डुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि उसके 2 मिशंस हैं। क्या क्या मिशन है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा, पता नहीं किस पागल ने लिख दिया, वैसे लिखा तो मैंने ही है, यहाँ पे आएगा यूनिटी,
यूनिटी मतलब कि सब मिल बांट कर हैं, ठीक है। टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कि फेडरलिज्म के दो काम है। पहला काम है वो लोगों के बीच में एकता जो है, यूनिटी जो है, उसको बचाता है और उसको प्रमोट भी करता है, उसको बढ़ावा भी देता है। और दूसरा क्या है, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो फेडरलिज्म है वो रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी बढ़िया वाली डाइवर्सिटी है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, ठीक है, बहुत तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए उन सबको एक साथ रखना, उनके बीच में लड़ाई ना हो, ये सब देखना, ये भी मिशन है फेडरलिज्म का, ठीक है। तो ये फीचर ऑफ फेडरलिज्म खत्म हो गया, हम आगे चलते हैं। तो भाई हमें दो तरह की फेडरेशंस पढ़नी है, ठीक है। टाइप ऑफ फेडरेशन दो तरह की, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट। बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, ये सारी आके आपस में कंबाइन हो जाएंगी और एक बड़ा सा रीजन ऐसे बना लेंगी, ठीक है। और वहीं उसी तरीके से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, चलो अभी देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, इसमें जितनी भी स्टेट कंबाइन हुई हैं, ऐसे बहुत सारी स्टेट कंबाइन हुई है ना, इनकी सबकी इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है, सारी इक्वल पावर शेयर करती हैं। एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अ लार्जर कंट्री डिवाइड इट्स पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, एक बड़ी सी कंट्री होती है या बड़ा सा कोई भी रीजन होती है, बड़ी कोई सी स्टेट होती है, वो डिफरेंट स्टेट्स में अपनी पावर को डिवाइड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी पावर को। अब देखो स्टेट्स हैव डिफरेंट पावर्स, अलग अलग पावर होती हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट में, हमारे जो इंडिया है उसमें जम्मू कश्मीर की अलग ही पावर है, ठीक है। एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। देखो मैंने डिफरेंस बता दिया, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स आके कंबाइन होकर बड़ी बन जाती हैं, और इसमें एक बड़ी जो कंट्री है वो अपनी स्टेट्स बांट के अपनी पावर्स को बांट लेती है, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ फेडरेशन कर दिया। तो भाई अब एक क्वेश्चन आता है, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? ऑब्वियसली यार एक फेडरल कंट्री है, हमने देखा तो था अभी यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो भाई यस, इट्स अ फेडरल कंट्री। अब देखते हैं कि हम इसे फेडरल क्यों कह रहे हैं। इट हैव मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हाँ भाई सही बात है। हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है इंडिया में। तो फेडरेशन भी तो ये कहती है कि अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, मतलब हर जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ कंट्रोल, हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग काम है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम है, बाकी गवर्नमेंट का अलग काम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दिस जुरिस्डिक्शंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या काम किस किस का है, ठीक है। अब वो इसको 4 लिस्ट में स्पेसिफाई करता है। हम देखते हैं कि भाई कैसे, मतलब ये चीज़ 4 लिस्ट हैं क्या, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 रीजन दे दिए कि हम इंडिया को क्यों फेडरेशन कह सकते हैं। और कौन सी फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि इंडिया एक बड़ी सी कंट्री है और वो बाकी स्टेट्स में डिवाइड हुई है। तो भाई अब फटाफट से देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी 4 लिस्ट देता है, जिससे हमें वो बताता है कि कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन सा काम बाकी गवर्नमेंट का है, ठीक है, वो देखते हैं। तो 4 लिस्ट में पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। इट कंटेन सब्जेक्ट विद नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, वो वाले आपके स्कूल वाले सब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट का मतलब कुछ और है। ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, यानी कि पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल करेंसी, डिफेंस, जैसे करेंसी है तो पूरे देश में एक जैसी करेंसी होनी चाहिए। डिफेंस सिस्टम पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। तो इनको कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों संभालती है? क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालती है और ये चीज़ पूरे देश में लागू होनी है, तो इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। स्टेट गवर्नमेंट में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जैसे करेंसी है तो करेंसी एक सब्जेक्ट है किसका? यूनियन लिस्ट का, और इसे कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होती है? इट कंटेन सब्जेक्ट विद स्टेट इंपॉर्टेंस, नाम से ही समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस था, वहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, पुलिस, तो ये सब कौन देखता है? ये सब देखती है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस को कौन देखेगा? दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ही तो देखेगी उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना देखेगी। तो इसको कौन संभालता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये सब संभालना। अब देखते हैं तीसरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों में कॉमन हो। इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल एज वेल एज स्टेट इंपॉर्टेंस जो दोनों में कॉमन हो जाए कि हाँ भाई इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, वो आएगी कॉन्करेंट लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मैरिज, अब भाई मैरिज इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। एजुकेशन सिस्टम इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो इसलिए ये किस लिस्ट में फॉल करते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों लॉज बना सकती हैं क्योंकि ये दोनों में फॉल करता है, इसलिए दोनों कौन सी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉज बना सकती हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि अगर मान लो दोनों ने कोई लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं ये वाला लॉ नहीं होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें ज्यादा सुनी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की कम सुनी जाएगी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही होगा अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है
अब देखते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, मतलब कि जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आते वो क्या हुए, वो आते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स। अब देखो ये जब लिस्ट बनी थी ना उसके बहुत बाद में आया कंप्यूटर्स, तो इसलिए इनमें से किसी भी लिस्ट में कंप्यूटर्स फॉल नहीं करते। आगे आने वाली चीज समय में कोई भी चीज आएगी तो वो इन सब में फॉल नहीं करेगी, वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट में फॉल करेगी। और इन पे लॉस कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 4 लिस्ट हो गई हमारी। इसमें हमने देखा कि यूनियन लिस्ट हमने देखी, स्टेट लिस्ट देखी, कॉन्करेंट लिस्ट देखी और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स देखे। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब जल्दी से देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। यूनियन टेरिटरी ऐसे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं कि मतलब इन्हें हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाते, इतने छोटे रीजन्स होते हैं। और इतने भी छोटे रीजन नहीं होते कि हम इन्हें समझ रहे दूसरी स्टेट के साथ मर्ज कर पाएं। समझ गए? एक और बात बताता हूँ। ये जैसे ये यूनियन टेरिटरी और ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी है। तो ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम इसे इंडिपेंडेंट अलग से स्टेट नहीं बना सकते, लेकिन ये इतनी भी छोटी नहीं है कि हम इसे इसके साथ ही मर्ज कर दें। तो ये ना ज़्यादा छोटी होती है ना ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए ना हम इसे इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते और ना हम इसको किसी और स्टेट में मर्ज कर सकते हैं। तो इनको हम कह देते हैं यूनियन टेरिटरी। और इन पे फिर कौन रूल करता है? यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, इस पे कौन रूल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। हम इंडिया में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये वो मैथ्स वाली प्रैक्टिस नहीं है, ये अलग प्रैक्टिस है। तो पहले हमें पढ़ना है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेट्स विच वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जैसे जो लोग आसामीज बोलते हैं लैंग्वेज, वो आसाम में रहें, ठीक है। मतलब अलग सी स्टेट बना दी, उसका नाम रख दिया आसाम। जो लोग तमिल बोलते हैं उनकी अलग स्टेट बना दी और नाम रख दिया तमिल, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो देखो फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में जो भाषा चलती है, ठीक है, वो जो लोग बोलते थे उनकी अलग से स्टेट बना दी। और फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं कि इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। तो भाई अब हमें देखनी है अपने देश की लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। वो लैंग्वेज पे किस किस चीज़ को फेवर करता है, किस किस चीज़ को फेवर नहीं करता, ठीक है, वो हम देखते हैं। नो नेशनल लैंग्वेज, जो हमारा देश है वो किसी भी लैंग्वेज को फेवर स्पेशली नहीं करता, तो इसलिए हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज ये नहीं है। ये नहीं कहना हमें कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। ये कभी मत कहना हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। हिंदी क्या है फिर? हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसको 40% जो पॉपुलेशन है वो बोलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बेहतरीन नोट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी लाइन है लिखने को, क्योंकि इसको 40% लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए हमने उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड में पूरी लाइन डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको ताकि ये देखते ही पूरा एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, अब तीसरा पॉइंट है हमारा, हिंदी के अलावा 21 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा है। हिंदी के अलावा हिंदी को मिला के 22 हो जाती हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट में ऑप्ट इन एनी ऑफ 22 लैंग्वेजेस, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। एक कोई कैंडिडेट है तो वो 22 जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज टू बी स्टॉप्ड इन 1965। भाई हमने सोचा था, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा था कि 1965 में हम इंग्लिश का यूज़ स्टॉप कर देंगे। लेकिन जो हमारे तमिल्स और बहुत से लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, जो इंग्लिश के बलबूते पे जी रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दी। तो इसलिए जो हमारा यूज़ ऑफ इंग्लिश है वो स्टॉप नहीं हुआ, वरना अभी हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो ये मैंने आपको लैंग्वेज पॉलिसी बता दी। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया। तो भाई अब हमें देखने हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है। यानी कि आज़ादी के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। दोस्ती वाले, गुस्से वाले, कौन से, वो हम देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक बहुत लंबे समय तक, आज़ादी के बहुत लंबे समय बाद तक सेम पार्टी ने रूल किया था हमारे पूरे देश पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे भी। और वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। अब देखो क्या हुआ, देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज इट्स पावर। अब भाई पूरी कंट्री पे भी वही पार्टी रूल कर रही है, उसकी छोटी सी स्टेट पे भी वही पार्टी रूल कर रही है। तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों सेम पार्टी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दिक्कत थी यहाँ पे। लोकल पार्टी स्टार्ट कमिंग अप बट सेंट्रल गवर्नमेंट सप्रेस्ड देम। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम पावर थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज जीतने लगी, ठीक है, जैसे बीजेपी वगैरह वगैरह, ठीक है। बीजेपी शायद नहीं होगी और बहुत सी पार्टी थी, तो ये जीतने लगी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस, वो इन सबको सप्रेस कर देती थी, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, बट इन 1990 नो पार्टी गॉट मेजोरिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई 1990 में
पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी तक रूल कर रही थी उसको मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है। तो क्या हुआ, हेंस कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अब देखो जैसे एक हमने कोलिशन गवर्नमेंट पढ़ा था कि एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो कई पार्टी मिलके एक अलायंस बना के फिर गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो अब की बार कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस बहुत सारी पार्टी जीती, उन्होंने मिलके फिर एक गवर्नमेंट बनाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो मिक्सअप वाली गवर्नमेंट बनी वो थोड़ी ठीक गवर्नमेंट थी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू सप्रेस स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस कर रही दबा रही थी वो नहीं दबा पा रही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट या फिर लास्ट पड़ाव की तरफ, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन। तो भाई अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, शेयरिंग पावर्स विद लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको देखते हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है। देखो मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे, पावर्स इनसे थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, ऐसे करके ले ली भाई, तुम अपनी पावर्स दो थोड़ी थोड़ी, और लोकल गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को मैंने पावर्स दे दी। तो इस प्रोसेस को, यहाँ से पावर लेना और इन्हें देना, इसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं पंचायत गांव में, ठीक है। गांव में उसे कहते हैं पंचायत और उसका हेड होता है सरपंच। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट के हेड होते हैं सरपंच गाँव में। और बात करें शहरों की तो वहीं पे सेम लोकल गवर्नमेंट को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं और उनके हेड होते हैं मेयर, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा डिसेंट्रलाइजेशन बता दिया। अब हम चलते हैं 1992 में। देखो 1992 में कहाँ लिखूं, 1992 में हमारे देश में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था उसमें, क्या क्या उसके वो थे, वो उस पर चलते हैं। तो भाई अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। इंडिया में 1992 में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था उसमें, क्या मेजर्स थे उसके, रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल बॉडीज। अब पहले लोकल बॉडीज में, जैसे लोकल बॉडीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, उनमें इलेक्शंस नहीं होते थे। अब रेगुलर इलेक्शंस उसमें होने चाहिए, ये रूल बना दिया गया। दूसरा, सीट्स वर रिजर्व्ड इन लोकल गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की गई लोकल गवर्नमेंट में। 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड टू टेक इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट। ये एक बॉडी थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे बनाया गया, जो कि लोकल बॉडीज में इलेक्शंस को होल्ड करवाती थी, ठीक है। लोकल बॉडीज मतलब वही लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू शेयर इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उससे कई सारी पावर्स और रेवेन्यू लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, ठीक है। ये समझ में आई इतनी बात। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैंने आपको इसमें हर चीज़ बताई है, बिल्कुल डिटेल, जितना प्रिसाइज, जितना बढ़िया हो सकता था उतना बढ़िया रखने की मैंने कोशिश करी है। मेरे को बनाते हो गया इसको लगभग 4 घंटे, ठीक है। आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ी सी समझ रहे हो, हाँ, तो यार अपने दोस्तों से भी शेयर करो इसको, जितने भी स्कूल के दोस्त हैं सबको बताओ, ठीक है। तो ऐसे ही वायरल होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।